अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत की अहम तरीन खबरें और उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका। किसी भी वज़ीर आज़म को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि वो अपनी हुकूमत को बतौर वज़ीर आज़म पूरा कर सके। आसिफ अली जरदारी की जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन उसमें भी जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो जो थे उनको हटा दिया गया था और राजा परवेज़ अशरफ आ गए थे। तो आसिफ जरदारी ने भी बतौर सदर अपनी मुद्दत को पूरा किया। लेकिन वज़ीर आज़म के तौर पर, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारा जो बड़ा ओहदा है वो प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत को पूरी नहीं कर सका। उसकी कई वजह हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे इंटरनल बैरूनी मुदाखलत, अंदरूनी मुदाखलत बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से जिसको इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स या इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो ये सारी वजह थी। भुट्टो की जो फांसी है वो तारीख को स्याह करने वाली, क्योंकि भुट्टो का इंटरनेशनली जो लेवल था वो हम सब जानते हैं। भुट्टो एक माना जाना लीडर था। भुट्टो से भी बहुत सारी गलतियां हुई थी। भुट्टो के ऊपर बांग्लादेश को अलहदा करने का इल्ज़ाम लगा था, जो कि किसी हद तक हम मान भी सकते हैं, क्योंकि मुजीबुर रहमान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जिस तरह अब इमरान खान की मकबूलियत है इस तरह मुजीबुर रहमान की भी मकबूलियत थी। 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शन जीता था, लेकिन हमने अपने ज़ाती मफाद के लिए उसको जो है वो उस सीट पर बैठने नहीं दिया, बल्कि इसकी मुखालफत की, क्योंकि वो उस वक्त फ़ौज का कोई आँख का तारा नहीं था, ये कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन भुट्टो माना जाना लीडर था पाकिस्तान का। भुट्टो के जब ताल्लुकात जो थे वो इदारों के साथ बहुत अच्छे थे, और इदारे ही थे जो भुट्टो को लेके आने वाले थे। ये भुट्टो जो था वो अयूब खान का फॉरेन मिनिस्टर था, लेकिन बाद में अपनी पार्टी बना ली। उसके बाद उभर कर सामने आया, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, और वो नारा बहुत मकबूल हुआ। आज भी सिंध में लोग भुट्टो को याद करते हैं इसी नारे के साथ। सो भुट्टो बहुत मकबूल लीडर था, बहुत अच्छे काम किए। हमें न्यूक्लियर पावर बनाने का जो इंडिया था, जो कि सोच थी और जो कि एक आगाज़ कह सकते हैं, वो भुट्टो ने किया था। और आज हम न्यूक्लियर पावर है तो भुट्टो और अब्दुल कदीर खान की बदौलत। क्योंकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं, नवाज शरीफ ये दावा करते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर है वो उनकी वजह से बने थे, लेकिन ये लोग थे जिनकी कंट्रीब्यूशन थी, अब्दुल कदीर खान की टीम और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी इसमें कंट्रीब्यूशन थी, जो इसके सही हकदार थे। तो भुट्टो को फांसी दे दी गई। अब भुट्टो की फांसी जो है वो हमारे लिए, पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल थी, और बैरून मुल्क यानी कह सकते हैं जो कि बहुत पावरफुल, जिनको ताकतवर कहते हैं, जो ताकतवर लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थी। क्योंकि भुट्टो जो थे वो इंटरनेशनली यूएसए के मुखालिफ चलते थे। यूएसए को बिल्कुल भी, जहाँ पे यूएसए गलत लगता था वहाँ पे बोलते थे। और उनकी एक यूएनओ में बड़ी अच्छी तकरीर है जो आज तक जो है यूएनओ के ऐवानों में गूंजती है, जो भुट्टो करके आए थे। सो आज भी यूएनओ इस चीज़ को याद करता है, और यही वजह बनी थी कि उन्होंने ये कहा था कि भुट्टो शायद उनके लिए रास्ते की रुकावट बन सके, और उनके इंटरेस्ट को पूरा करने में जो है भुट्टो बहुत बड़ा जो है एक रोल प्ले करेगा। सो भुट्टो को फांसी दे दी गई। यहाँ पे भुट्टो को फांसी दी गई, वहाँ पे प्लानिंग के साथ फैसल को सऊदी अरेबिया में कत्ल करवाया गया, और फिर कज़ाफ़ी को लीबिया में। ये 3 ऐसे बंदे थे जिनका एक मास्टर प्लान था, जो कि वर्ल्ड बैंक बनाने का था। जो बैंक है, जिस तरह वर्ल्ड बैंक बननी थी, इस तरह मुस्लिम बैंक बननी थी, जो कि मुसलमानों के काम आनी थी। और फिर हमें जो हम कर्जा लेते हैं दूसरे लोगों से, जो कि ताकतवर लोग हैं, वर्ल्ड बैंक जैसे इन लोगों से कर्जा लेते, फिर हम अपनी मुस्लिम बैंक से कर्जा लेते, और हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। सो ये भुट्टो की फांसी का एक राज था, और जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं कि अगर भुट्टो जैसा लीडर हमारे पास शायद आज होता तो आज शायद हम थोड़े मजबूत होते। लेकिन खैर, उसको भी जो है वो निशाना बना के कत्ल कर दिया गया। फांसी नहीं कहेंगे, इसको कत्ल ही कहेंगे, क्योंकि जिस कत्ल के इल्ज़ाम में उसको जो है फांसी दी गई थी, वो सब जानते थे कि वो कैसे हुआ और किसने करवाया था। सो ये था बैकग्राउंड।
अब इतने सालों बाद जो है वो अदालत में भुट्टो की फांसी के खिलाफ जो एक सदारती रेफरेंस 2011 में आसिफ अली जरदारी ने जमा कराया था, उसकी समाअत लग गई है। यानी कि भुट्टो तो नहीं रहे, उनको फांसी तो हो गई है, लेकिन अब इतने सालों बाद जो है वो ये रेफरेंस दायर हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को शायद भुट्टो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस चीज़ को भी हमेशा याद रखना चाहिए कि इमरान खान जो है वो 2023 में बिलोंग करता है और अवाम जो है वो 1970-77 की अवाम नहीं है, क्योंकि उस वक्त अवाम के पास ना शऊर था, ना उनके पास कोई तालीम थी, कुछ भी पता नहीं था उन्हें। सियासत उनके लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान जैसी थी और कुछ नहीं, जो उन्हें ये देता वो उनकी तरफ हो जाते। लेकिन अब अवाम को इससे आगे का चाहिए। अब अवाम जो है सवाल करती है। पहले अवाम सवाल नहीं करती थी, पहले अवाम ग़ुलामी करती थी, लेकिन अब अवाम सवाल करती है और सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। क्योंकि अगर अवाम अब पहले जैसी होती तो शायद इमरान खान की मकबूलियत इतनी ना होती जिस लेवल की है, क्योंकि आज तक कायद-ए-आज़म के बाद इतनी मकबूलियत किसी भी लीडर की नहीं हुई जितनी इमरान खान की है। अब जो है इतने सालों बाद ये रेफरेंस दायर हो गया है और इस रेफरेंस में क्या क्या सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इट्स अ गुड पॉइंट। भुट्टो तो नहीं रहे, लेकिन इसमें बहुत कुछ सामने आएगा कि ये किसने कैसे प्लानिंग के साथ हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस थे। उस वक्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था। और आज भी जो कहानी चल रही है रिजीम चेंज की, उस कहानी में भी सिर्फ किरदार नए हैं, लेकिन कहानी फिर वही है कि इमरान खान भुट्टो की सिचुएशन पर है, जेल के अंदर है। इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया है, इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाया जा रहा है, इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, इमरान खान की पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान की जो जो आइडेंटिटी है चेयरमैनशिप की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी छीन ली गई है। यही सारी सिचुएशन भुट्टो के साथ हुई थी और यही सारी सेम सिचुएशन जो है वो इमरान खान के साथ हो रही है और इमरान खान को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन खैर, इस चीज़ की दुआ है कि जो इमरान खान का इख्तिताम है वो इस तरह से ना हो जिस तरह से भुट्टो का किया गया था, क्योंकि वो एक नाजायज़ फैसला था। इमरान खान भुट्टो को एक ऐसे केस में फंसाया गया जिस केस से भुट्टो का ताल्लुक़ नहीं था, और इमरान खान को एक ऐसे केस में फंसाया गया जिससे इमरान खान के कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। साइफ़र केस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइफ़र केस क्या है? साइफ़र जो है वो इमरान खान के नाम का नहीं आया था, साइफ़र किसी और के नाम का आया था। ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ज़रूर थे, लेकिन वो साइफ़र किसी और के नाम का आया था जो कि इमरान खान के हाथ लग गया था। अब ये भी चीज़ जो है बड़ी गौर करने की बात है कि इमरान खान ने अपनी पेशी के दौरान जो है, आज की जो सबसे अहम खबर है, हम भुट्टो की खबर के साथ साथ इस खबर को भी शामिल करेंगे कि इमरान खान ने जो है बाजवा को, यानी कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उनको बतौर गवाह पेश करने की बात की थी। और अब ये सामने आ रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा शायद इसमें हिस्सा ले, लेकिन तब लेंगे जब GHQ उन्हें परमिशन देगा, यानी कि जो GHQ जो जनरल हेडक्वार्टर्स हैं वो इन्हें परमिशन देंगे, आर्मी वाले इन्हें परमिशन देंगे, तो फिर शायद इसका बने। लेकिन ये भी चीज़ हमें बिल्कुल सामने रखनी चाहिए कि ये साइफ़र किसी और के नाम का आया था जो कि इमरान खान के हाथ लगा था, और शाह महमूद कुरैशी के हाथ लगा। उन्होंने इमरान खान को बताया, फिर पता चला था कि ये साइफ़र जो है किसी और के नाम का भेजा गया था और कहा गया था कि इमरान खान को जो हटा दिया जाए, और वो नाम इमरान खान के बकौल जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा है। क्योंकि ये एक लेटर गेट होता है, एक ऐसा जिसको मेमो गेट, लेटर गेट जो भी है, साइफ़र है, वो एक ऐसे कोड वर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इदारे उसे पढ़ सकते हैं, आवाम को जो है, क्योंकि इस तरह से ये एक डेटा लीक कहा जाता है कि ये एक डेटा लीक। और वैसे ही पाकिस्तान में किसी का भी डेटा जो है वो सेफ़ नहीं है, तो ये अगर लीक हो गया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कुछ वक्त पहले लीक होता तो शायद ये गवर्नमेंट ना चाहती और शायद हम इस वक्त जो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ ना पहुँचते। ये आज की सिचुएशन है कि आज की सबसे अहम खबर यही है कि GHQ वाले जब जनरल बाजवा को अगर परमिशन देंगे तो जनरल बाजवा जो है शायद इस साइफ़र केस का हिस्सा बने। अब ये चीज़ें GHQ पर डिपेंड करती हैं कि वो अपने आप को कैसे जो है वो इस चीज़ से निकालते हैं और कैसे अपना, क्योंकि इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन पर किया जा रहा है, और जो कि लेकिन हम इस चीज़ के बिल्कुल हामी हैं कि पाक फ़ौज जो है वो हमेशा से जिंदाबाद थी, है और रहेगी। इख्तलाफ़ राय रखना सबका हक़ है,
इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी इदारे को, ख़ास तौर पे पाक फ़ौज को, जो इमरान खान भी कहते हैं कि पाक फ़ौज हमारी और हमेशा हमारी रहेगी, सो ये कभी भी नहीं है कि हम किसी की क्रिटिसिज्म में इतना आगे बढ़ जाएं कि हम उसे बेहद क्रिटिसाइज़ कर दें या उसे नेगेटिव बना दें, क्योंकि इससे हमारे जितने भी दुश्मन ममालिक हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। सो इसलिए पाक फ़ौज हमेशा से जिंदाबाद थी और है और हमेशा रहेगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। अल्लाह हाफ़िज़।